दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप सही अच्छे होंगे। तो मैंने अपने पिछले वीडियो जो फिजिक्स, इंग्लिश और मैथ के इंपॉर्टेंट मैथ की तैयारी स्टार्टिंग से कैसे करना है उसके बारे में मैंने बताया था। आज के इस वीडियो में बताने वाला हूं आपको हिंदी के बारे में। इसके अलावा जो है हर सब्जेक्ट की इंग्लिश, हिंदी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री इनकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है जिसमें उसके पूरे वीडियोज हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो। तो आज मैं बात करने वाला हूँ हिंदी की कि हिंदी आपको स्टार्टिंग से कैसे पढ़ना है, कैसे आप 95+ मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। किन किन टॉपिक को आपको एक्स्ट्रा फोकस देना है और उसको कैसे मैनेज करना है पीसीएम के साथ, क्योंकि नॉर्मली हमारा डाउट ये रहता है कि हम पीसीएम भी हमें पढ़ना है, इंग्लिश भी है, तो हम हिंदी को टाइम कैसे दें, ठीक है। तो वो सारे मैं आपकी डाउट्स आज क्लियर करने वाला हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले जो है आपको कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है। तो हिंदी को आपको वीकली पढ़ना है जस्ट लाइक इंग्लिश, ठीक है। और हिंदी में मतलब आपको एक हफ्ते में 2 घंटे का टाइम आई थिंक इनफ है, ठीक है। सबसे ज़्यादा टाइम आपको पीसीएम या पीसीबी को देना है डेली। उसके बाद आप इंग्लिश को लीजिए 2 दिन का टाइम, या फिर एक दिन में 3-4 घंटे। उसके बाद आप हिंदी को दीजिए, क्योंकि हिंदी का सिलेबस सबसे छोटा है और इजी भी है, ठीक है। तो हिंदी को अगर आप वीकली 2 घंटे भी देंगे आई थिंक तो वो आपके लिए इनफ है, ठीक है। अब इसके बाद जो है आया कैसे पढ़ना है। तो जो आपके चैप्टर्स हैं गद्य में, पद्य में, कहानी, खंड काव्य के, उनको आप जो है पहले किताब से पढ़ लीजिए, ठीक है, कहानी के रूप में पढ़िए। उसके अलावा फिर आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक से पढ़ सकते हैं। उससे आपको समरी मिल जाएगी कि उस स्टोरी में हो क्या रहा है, कौन कौन से पात्र हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, ठीक है, क्या संदेश देना चाह रहा है कवि, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप यूट्यूब में समरी वाले वीडियो देख सकते हो, ठीक है। तो आप मेन चैप्टर को समझने की कोशिश कीजिए कि उसमें हो क्या रहा, ठीक है। इससे आपको ऐसे कहानी वगैरह है, खंड काव्य, तो उसमें आपको ऐसे जब भी वो लिखना पड़ेगा सारांश, तो उसमें हेल्प मिलेगी, क्योंकि ठीक है। इसके बाद जो अगला है इंपॉर्टेंट वो है कुछ डिफिकल्ट टॉपिक होते हैं, जैसे आपके गद्यांश हुआ, ठीक है, कहानी, खंड काव्य हुआ, तो ये नॉर्मली इजी टॉपिक्स होते हैं। मतलब इसमें ऐसा है, गद्यांश में आपके पास पैसेज आया, अगर आपको उतना ज़्यादा नहीं आता, ठीक है, तो भी आप उस पैसेज से उस क्वेश्चन के आंसर व्याख्या बना लोगे लिख कर। लेकिन कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जैसे साहित्यिक प्रश्न हुआ, पद्यांश हुआ, संस्कृत खंड हुआ, इनमें नॉर्मली अगर आप बिना पढ़े गए तो अलग ट्रांसलेट करना या आंसर निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। इनमें आपको एक्स्ट्रा फोकस देने की जरूरत है। ये 3 टॉपिक हैं, तो अब कैसे देना है तो वो देखते हैं। तो साहित्यिक प्रश्न तो सबसे इंपॉर्टेंट है, 10 नंबर के होते हैं, एमसीक्यू होते हैं, ठीक है। और ये मतलब आपके स्कोरिंग होते हैं, सॉलिड नंबर, सही गलत है तो गलत। तो इसको आपको कैसे पढ़ना है कि आपकी किताब में 100 एमसीक्यू होंगे, उनकी आप प्रैक्टिस कीजिए। क्वेश्चन बैंक में आपके पास 300 350 एमसीक्यू होंगे, 300 गद्य के, 300 पद्य के, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, वीकली हफ्ते में 15-20 मिनट मतलब 20 एमसीक्यू लिए, उनको आप याद कीजिए, पढ़िए, समझिए, ठीक है। तो आप जैसे वीक आप 20-20 करेंगे तो अभी आपके पास बहुत टाइम है, आराम से आप मतलब 6-7 बार 10 बार आप उसका रिवीजन कर लोगे एमसीक्यूज का, आपको पूरे याद हो जाएंगे। और इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने 20 एमसीक्यू पढ़े, अगले हफ्ते आप जब अगले 20 पढ़ने जाओ उससे पहले आप पिछले 20 एमसीक्यू का रिवीजन कर लीजिए, इससे आपके वे सॉलिड हो जाएंगे, मतलब भूलेंगे नहीं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, और अच्छे से समझने के लिए साहित्य को आप जो है अगर देखेंगे किताब में, तो एमसीक्यू के पहले 10 पेज की थ्योरिकल वो होता है, जिसमें आपको भक्ति काल में क्या हो रहा है, कौन कौन से प्रमुख कवि हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, भक्ति काल, आधुनिक काल, गद्य में, ठीक है, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, ठीक है। तो उसके बारे में आप पढ़िए, तो उससे आपका जो कॉन्सेप्ट है साहित्य का वो बहुत अच्छा होगा। उससे आपको एमसीक्यू में भी हेल्प मिलेगी समझने में, कि अगर जैसे आपको मान लो कोई विकल्प नहीं बन रहा, जो नहीं पढ़ा, तो आपको एलिमिनेट करने में कि कौन सा सही हो सकता है, गैस करने में हेल्प मिलेगी। तो आप वो कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, तो आप वो थ्योरिकल पढ़ सकते हो। इसके अलावा क्वेश्चन बैंक में भी एमसीक्यू के पहले 3-4 पेज का वो एक रहता है थ्योरिकल, वो आप पढ़ सकते हो, उससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। इसके बाद आया पद्यांश। पद्यांश सबसे इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि 10 नंबर का आता है। और दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने नहीं पढ़ा, मतलब अर्थ एक भी बार नहीं पढ़ा, चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उसका अर्थ निकालना मुश्किल होता है, ठीक है। और उसके जो क्वेश्चन होते हैं, इसमें कौन सा रस है, छंद है, अलंकार है, या कौन इसमें किसको क्या कहा गया है, तो नॉर्मली जो है अगर आपने एक भी बार नहीं पढ़ा तो उसका अर्थ मतलब उसको समझना, आंसर देना बहुत मुश्किल होता है। गद्य में तो, गद्यांश में तो फिर भी आप बना के लिख लेते हो या गैस कर सकते हो, पद्यांश में थोड़ा मुश्किल होता है। तो इसलिए आप क्या कीजिए, पद्यांश में चूंकि आप देखेंगे तो बहुत सारे पद्यांश हैं, ठीक है। हर चैप्टर में मतलब कई में 15-20 पद्यांश हैं, 10-12 पद्यांश हैं, ठीक है। और चैप्टर भी ज़्यादा है, 10-12, ठीक है। तो आप क्या कीजिए कि आप या तो क्वेश्चन बैंक से उसका आंसर देख सकते, आप पहले उसका अर्थ पढ़िए, आप नोट से पढ़ सकते हो, या फिर आप यूट्यूब से समरी देख सकते हो, ठीक है। तो जब आप एक बार में अगर समझ में नहीं आया, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, जब आप बार उसका अर्थ पढ़ेंगे तो आपको अपने आप याद होगा, समझ में आएगा। इसके अलावा आप क्या कीजिए, जैसे आप जो है आपने पढ़ा, आप जो है उसके बाद आप कॉपी में नोट्स बना लीजिए या कहीं पे भी उसका अर्थ लिखिए अपने मन से, फिर आप कंपेयर कीजिए कि कौन कौन सी लाइन सही है, किसका अर्थ मैंने गलत लिखा, कौन सी लाइन का अर्थ। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपने संडे को पढ़ा,
तो आप 2 दिन बाद जैसे 10 मिनट का आपके पास कोई टाइम हो तो उसमें आप फिर वो आप जौन सा पद्यांश आपने पढ़ा उसका अर्थ लिखिए, ठीक है। फिर आप कंपेयर कीजिए कि मैं कितना भूला, कितना मुझे याद रहा, ठीक है। तो वो आप जो है कर सकते हो। इससे आपको अब बहुत हेल्प मिलेगी पद्यांश में, क्योंकि लास्ट में क्या होता है, फिर लास्ट में बहुत सारे पद्यांश होते हैं, फिर हम देखते हैं कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, हम फिर सोचते हैं कहाँ से आ जाए, ये फंस जाए इनमें से, ठीक है। तो और अगर वो नहीं फंसा तो हम फिर ब्लैंक हो जाते हैं, मतलब उसमें 10 में से मोस्ट प्रोबेबली 4-6 नंबर कटते ही कटते हैं। तो अगर आपको 90 प्लस 95 प्लस चाहिए तो आपको ये सारे जो पद्यांश है वो आपको मतलब सॉलिड होना चाहिए, आपको उसका अच्छे से आना चाहिए सारे क्वेश्चन के। तो अब जैसे अभी आपके पास बहुत टाइम है, वेकेशन भी चल रहा है, तो अभी आप इजीली आप अगर हफ्ते में भी मतलब आप पद्यांश वालों हफ्ते वाइज 3 पद्यांश के अर्थ भी पढ़ेंगे आपका इजीली हो जाएगा, ठीक है। पद्यांश बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस पर आपको सबसे ज़्यादा फोकस देना है। इसके बाद क्या है आपका अगला है संस्कृत खंड। तो संस्कृत खंड नॉर्मली अगर आपका संस्कृत टू हिंदी ट्रांसलेशन अच्छा है, मतलब आपको धातु रूप की या रूप के आते हैं, कुछ संस्कृत के वर्डों का अर्थ जैसे अहम मतलब क्या होता है, ठीक है, तुम्हारो का मतलब वो क्या होता है, मतलब आपको संस्कृत के हिंदी वर्ड आते हैं अर्थ, तो आपको संस्कृत खंड के जो आपके चैप्टर से गद्य में खासकर वो आपको इजीली आपको अनुवाद करना बन जाएंगे। लेकिन अगर आपका ट्रांसलेशन अच्छा नहीं है तो यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, जैसे अभी टाइम है, वेकेशन चल रहा है, तो आप जो है यूट्यूब से या कहीं और से आप जो है संस्कृत को हिंदी में कैसे करते हैं अर्थ वो आप जो है निकाल सकते हो, ठीक है। मतलब आप जो है उसको समझ सकते हो, सीख सकते हो संस्कृत वर्डों का अर्थ, ठीक है, और धातु रूप कैसे नॉर्मली जो हम चेंज करते हैं, ठीक है। जैसे टेंस होता है इंग्लिश में, ऐसी संस्कृत में आप जो है कर सकते हो, वो आप पढ़ लीजिए, बेसिक से रूल होते हैं, ठीक है। कब हमें अस्य लगाना है, कब हमें कब प्रथमा विभक्ति लगेगी, कब जो है हमें बाल्किन लगेगा, ठीक है। तो जो आपके शब्द रूप है, धातु रूप है बेसिकली, तो वो संस्कृत व्याकरण अगर मैं कहूँ, संस्कृत व्याकरण, हिंदी व्याकरण, वो आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हो, जैसे आपने पढ़ा अनुवाद तो फिर आप उसको लिख के प्रैक्टिस करिए 2-3 बार, छोटी बहुत जो भी गलतियाँ हो उसको आप कंपेयर कीजिए, उसको सुधार कीजिए, ठीक है। इसके बाद नॉर्मली अगर आप देखेंगे हिंदी का जो सिलेबस है तो क्वेश्चन बैंक से अगर आप रिवीजन करेंगे तो इनफ है। मतलब अगर मैं कहूँ क्वेश्चन बैंक से आप पूरी हिंदी का अच्छे से मतलब पढ़ सकते हो और आपके 95 प्लस ईजिली आ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चन बैंक में आपको सारे अनुवाद मिल जाते हैं मोस्टली, ठीक है, सब कुछ मिल जाता है, साहित्य क्वेश्चन सब कुछ। तो क्वेश्चन बैंक से आप रिवीजन कर सकते हो, ठीक है। जैसे व्याकरण वगैरह है तो उसके लिए आप जो क्वेश्चन बैंक में आपको मिल जाएंगे 200 आपके यानी कार्टी साहब, उनकी आप प्रैक्टिस कर लीजिए। इसके अलावा जीवन परिचय तो उसको आप शॉर्ट नोट्स बनाकर याद कर सकते हो, जैसे आप बॉक्स बना के लिख सकते हो, मतलब आप क्या कर सकते हो, एक अलग से डायरी बना लो, उसमें सारे जीवन परिचय एक साथ लिख लो। तो आप ऐसे कर सकते हो, या तो बॉक्स बना के आप लिख सकते हो, यहाँ पे जन्म मृत्यु इस तरीके से, ठीक है, कौन कौन सी उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, ठीक है, 10-15 रचनाएं, और कौन सा उन्हें अवार्ड मिला है, क्या उन्होंने किया है साहित्य के क्षेत्र में, कौन से युग के हैं, जो भी उनका इंपॉर्टेंट है बायोडाटा, वो आप ये इस तरीके से लिख सकते हो, या फिर एक फैक्ट के रूप में शॉर्ट नोट्स बना के आधा पेज का लिख सकते हो। इससे आप जो भी जितनी फैक्ट हो आप याद कर लीजिए, ठीक है। क्योंकि और देखिए मुझे जो पूरा जीवन परिचय है, मतलब आपका डिटेल में पूरा, वो मैं कहूँगा कि आप चाहें तो आप पेपर के टाइम पे ही याद कर लीजिए, क्योंकि अगर आप अभी याद भी करेंगे डिटेल में पूरा थ्योरिकल तो आप वो बाद में भूल जाएंगे नॉर्मली। तो आप जो फैक्ट्स हैं, मतलब कब जन्म हुआ, कब मृत्यु हुआ, कौन कौन सी रचनाएं हैं, कौन कौन सा अवार्ड मिला है, ठीक है, कौन से युग के हैं, वो आप याद कर लीजिए, क्योंकि वो फैक्ट्स हैं, ठीक है। और जो डिटेल में है इनकी शिक्षा कहाँ से हुई, पूरा मतलब 1.5 पेज का जो आपको जीवन परिचय है पूरा डिटेल में, वो आप चाहे तो पेपर के टाइम पे याद कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि वो अगर आप अभी भी याद करेंगे तो आप वो भूल जाएंगे बाद में, तो उसका कोई मुझे फायदा नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो आपका है निबंध जो है बेसिकली आप क्या कीजिए, मंथली 1-2 बार पढ़, मतलब आप रिवीजन कर लीजिए, मतलब अपने मन से आपने कोई एक रैंडम टॉपिक लिया, जैसे पर्यावरण ले लिया, या आप PYQ से टॉपिक देख सकते हो, क्वेश्चन बैंक से टॉपिक देख सकते हो, और उसके बारे में आप अपने मन से सोच के लिखिए, 3, 3.5 पेज, 4 पेज जितना आप लिख सको, ठीक है। और ये आपको कितने बार करना है, मंथली 1-2 बार, क्योंकि निबंध लिखने में उतना प्रॉब्लम नहीं होती है, क्योंकि इंग्लिश में प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आपको ट्रांसलेट करना है हिंदी टू इंग्लिश, और हिंदी में नॉर्मली आप जो सोचते हो वही आप लिखते हैं, तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। निबंध में हेडिंग बना के लिखना है, तो आप मंथली 1-2 बार टॉपिक लिया, अपने मन से लिखा, और जब आप मतलब अच्छे सोचने लगे, आपके पास मतलब अच्छा मटेरियल हो, तो आप क्या कर सकते हो कि आप टाइमिंग लगा सकते हो, कि ऐसे निबंध आपको नॉर्मली आधे घंटे में मुझे 3.5 पेज लिखना है, तो आप टाइमर लगा के कर सकते हो प्रैक्टिस, ठीक है, इससे आपको एग्जाम वाली फील आए, ठीक है। इसके अलावा फिर आप क्या कीजिए कि आपने निबंध लिखा अपने मन से, फिर उसको आप ये ऑनलाइन मतलब आपने टॉपिक सर्च किया या क्वेश्चन बैंक से कंपेयर कीजिए कि मैं कौन कौन से हेडिंग नहीं जोड़ सकता था, कौन कौन से पॉइंट में नहीं जोड़ सकता था, क्या और सुधार कर सकता था। इसके अलावा कोट्स का यूज करना आ जाएगा, ये कोट्स का यूज करना आप सीखिए, ठीक
ठीक है। और उसके लिए आप गूगल से ऑनलाइन सर्च कर लीजिए कौन कौन से कोर्स में इस टॉपिक के लिए यूज कर सकता हूँ। उन कोर्स को आप इकट्ठा कहीं लिख लीजिए, कहीं पेज पर या कहीं डायरी में, ठीक है। तो ये आप कर सकते हो निबंध के लिए। इसके अलावा स्पीड तेज करने के लिए आप लिख कर प्रैक्टिस करिए, ठीक है। जैसे जीवन परिचय है तो आप जो है लिख कर, या कहानी खंड काव्य का सारांश है तो उसको आप लिख कर करिए। इससे आपको क्या होगा, एक तो राइटिंग अच्छी होगी, दूसरा स्पीड भी तेज होगी। और आप क्या कर सकते हो, जैसे जीवन परिचय वगैरह आप लिख रहे हो तो आपको ऐसे 2 पेज लिखना है, तो नॉर्मली आप 15 मिनट जीवन परिचय को देना चाहिए। तो आपने 15 मिनट का टाइमर लगाया और पूरा जीवन परिचय लिखा, तो आप देखेंगे कि तो इससे आपको क्या होगा कि अगर आपकी मान लो स्पीड धीमी भी है, जब आप बार बार प्रैक्टिस करेंगे लिखेंगे तो अपने आप आपकी स्पीड तेज हो जाएगी, ठीक है। और किस क्वेश्चन को कितना टाइम देना है, निबंध को कितना टाइम, उसकी मैं एक वीडियो में पहले ही बना चुका हूँ 3-4 महीने पहले, इस बार की बोर्ड एग्जाम से पहले। तो आप वो प्ले लिस्ट में जाकर हिंदी की देख सकते हो कि किसको क्वेश्चन कितना टाइम देना है, उस हिसाब से आप क्या कर सकते हो, अपना टाइमर लगा सकते हो, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने एक बात और बताई थी पहले 3-4 महीने पहले, जब मैं बता रहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कॉपी कैसे लिखनी है बोर्ड की, कि जो इंपॉर्टेंट पार्ट्स हो, जैसे आपके जो थ्योरिकल क्वेश्चन हो, जीवन परिचय हो, कहानी हो, खंड काव्य हो, निबंध हो, उसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए या काले पेन से लिख लीजिए। इसको क्या होता है, इससे क्या होता है, टीचर को चेक करने में इजीनेस होती है, ठीक है, बहुत सुविधा होती है। तो नॉर्मली क्या होता है, जैसे मैंने उस टाइम बताया था, तो क्या होता है कि हम मतलब हमारी आदत नहीं होती, हमारी आदत होती है पूरा नीले पेन से लिखने की, ठीक है। तो हम कई बार तो हमें प्रॉब्लम होती है अगर हम नया नया करते हैं, क्योंकि हम जैसे हमने कोई वर्ड लिख दिया फिर हमें याद आता है ये इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसको हम काले पेन से लिख सकते थे, लेकिन अब तो नीले पेन से लिख दिया। तो इसके लिए आप क्या करिए, अभी आपके पास टाइम है तो अभी से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। जैसे अभी आप निबंध लिखोगे आप मंथली, या फिर आप जो है कहानी खंड का जो कुछ भी लिखोगे थ्योरिकल, तो उसको आप जो है जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड लगे, जो भी जन्म, मृत्यु या रचना या इंपॉर्टेंट जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, विश्वविद्यालय का नाम वगैरह, उसको आप अंडरलाइन कर लीजिए, काले पेन से लिखिए। अभी से आप प्रैक्टिस करेंगे तो पेपर में आपको जो है ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा, ठीक है, कब मुझे अंडरलाइन यूज़ करना है, कब नहीं करना है, ताकि वो प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा ये सिर्फ हिंदी के लिए नहीं, बाकी सब जैसे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, उसमें भी जो आपका थ्योरिकल पोर्सन है, इंग्लिश है, उसमें भी आपको अंडरलाइन और काले पेन का यूज़ करना है। तो ये आपका बेसिकली हिंदी का था। नॉर्मल अगर मैं बोलूँ तो आपको मतलब कंपेयर टू पीसीएम उतना टाइम देने की जरूरत नहीं है। आप अगर एक हफ्ते में एक बार टाइम देंगे, 2 घंटे 3 घंटे, उतना इनफ है। मोस्ट आपको फोकस करना है साहित्यिक प्रश्न, पद्यांश पे, और अगर संस्कृत खंड अच्छा नहीं है तो इस पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए। इसके अलावा आप ये स्पीड तेज करने पर फोकस कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हिंदी में आपको एक्स्ट्रा लिखना पड़ता है, और नॉर्मली क्या होता है कि हमारा निबंध छूट जाता है, उतना ज़्यादा नहीं लिख पाते, तो आप स्पीड की प्रैक्टिस अभी से कर सकते हो। व्याकरण वगैरह जो भी क्वेश्चन है, व्याकरण वगैरह या एमसीक्यू वगैरह, वो आप क्वेश्चन बैंक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई हो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए। इसके अलावा केमिस्ट्री की वीडियो भी जल्द अपलोड होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा। सो थैंक यू वेरी मच, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट कीजिए, और थैंक यू वेरी मच।